हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक स्कूटर विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। यह डेल्टा t1 समय के लिए नियत त्वरण से चलता है। तत्पश्चात अगले डेल्टा t2 समय तक नियत वेग से चलता है एवं अंत में अगले डेल्टा 3 समय में धीमा होता हुआ विरामावस्था में आ जाता है बच्चों। यानी कि इस समय जो है इसका मंदन होता है बच्चों। तो स्कूटर का जो ड्राइवर है उसके पीछे 500 न्यूटन भार का एक व्यक्ति जो है बिना किसी अन्य भाग को पकड़े बिना स्वयं को स्कूटर के सापेक्ष विरामावस्था में बनाए रखता है। तो सीट के द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया बल कितना होगा बच्चों, ये हमें बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कि दो वस्तुएं इस प्रकार से संपर्क में है बच्चों, दोनों की सतहें संपर्क में है इस प्रकार से। ये मान लीजिए बच्चों हमारा ए वस्तु है और ये मान लीजिए हमारा बी वस्तु है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम ए वस्तु पर इस प्रकार से बल लगाएं या फिर दोनों वस्तुओं के बीच में जो सापेक्षिक गति है बच्चों सतहों के बीच में, उस सापेक्षिक गति का जो विरोध करता है बच्चों वो घर्षण बल होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर बच्चों हम ए वस्तु पर इस प्रकार से बाह्य बल लगाएं बच्चों इस प्रकार से, तो क्या होगा बच्चों, ये जो ए वस्तु है ये बी वस्तु के सापेक्ष गति करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में बच्चों बी वस्तु जो है वो ए वस्तु पर एक घर्षण बल लगाएगा बच्चों इस प्रकार से पीछे की ओर। और बच्चों ये जो ए वस्तु है बच्चों वो बी वस्तु पर घर्षण बल लगाएगा। किस दिशा में लगाएगा बच्चों, तो ये ए वस्तु आगे की ओर जाना चाहती है बच्चों। तो ये चाहेगी कि बी वस्तु भी आगे की ओर जाए जिससे कि इन दोनों की सतहों के बीच में कोई भी सापेक्षिक गति ना हो, इसलिए ये आगे की ओर घर्षण बल लगाएगी। और बच्चों ए वस्तु आगे की ओर जाना चाहेगी बी के सापेक्ष बच्चों, तो बी वस्तु ए को पीछे खींचना चाहेगी जिससे कि वो उसी के साथ में सतहों के बीच में कोई सापेक्षिक गति ना हो। तो इस प्रकार से अगर बच्चों हम देखें कि ये जो ए वस्तु है ये बी वस्तु पर इस प्रकार से घर्षण बल लगाएगी, तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, अगर बच्चों ये बी वस्तु जो है नीचे इसका कुछ भार है तो ए वस्तु पर कुछ इस प्रकार से इसका द्रव्यमान हो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा बच्चों। तो ये ए वस्तु जो है बी वस्तु पर एक अभिलंब बल या फिर इसका प्रतिक्रिया बल लगाएगा बच्चों, जिसे हम एन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो ए वस्तु जो है वो बी वस्तु पर एक तो अभिलंब बल लगा रहा है और दूसरा घर्षण बल लगा रहा है। तो बच्चों इन दोनों का जो परिणामी होता है वो हमारा संपर्क बल होता है और वो इस प्रकार से होता है बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं कि अभिलंब बल और जो बच्चों घर्षण बल है का परिणामी बल जो है, परिणामी इन दोनों का जो परिणामी बल है बच्चों वो संपर्क बल कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है। और बच्चों ये संपर्क बल जो होता है ये ए के द्वारा बी पर लगाया गया कुल बल होता है बच्चों। तो दो बल लग रहे हैं, एक तो अभिलंब बल एक घर्षण बल, तो दोनों का परिणामी जो होगा ये लगाया जाने वाला कुल बल होगा और ये हमारा संपर्क बल कहलाता है बच्चों। तो इस प्रकार से चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक स्कूटर विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और डेल्टा t1 समय के लिए नियत त्वरण से चलता है। तो बच्चों स्कूटर जो है वो डेल्टा t1 समय तक नियत त्वरण से चलता है। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों ये हमारा स्कूटर हो गया इस प्रकार से। तो बच्चों इस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है इस प्रकार से और बच्चों ये स्कूटर का ड्राइवर है। तो बच्चों ये व्यक्ति बिना किसी चीज को पकड़े जो है इस सीट के सापेक्ष जो है विरामावस्था में रहता है बच्चों, यानी कि सीट के सापेक्ष गति नहीं करता है। तो स्कूटर डेल्टा t1 समय तक नियत त्वरण से गति करता है बच्चों। तो बच्चों इस स्कूटर में नियत त्वरण है, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि स्कूटर पर एक बल लग रहा है बच्चों पूरे निकाय पर इस प्रकार से। इस प्रकार से बच्चों ये नियत त्वरण से बल, अगर त्वरण बच्चों ए मान ले यहाँ पर त्वरण को ए, तो बच्चों पूरे ये निकाय का द्रव्यमान इस प्रकार से बच्चों अगर हम एम मान ले बच्चों, जो स्कूटर और स्कूटर को पकड़े बैठा हुआ है ये स्कूटर का ड्राइवर, तो एम और गुणे द्रव्यमान ए इस प्रकार से बच्चों एक बल जो है
इस दिशा में लग रहा होगा, क्योंकि बच्चों ये आगे की ओर त्वरित हो रहा है। तो बच्चों इस दिशा में जब लग रहा है तो ये जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है बच्चों, इस व्यक्ति और स्कूटर की सीट के बीच में बच्चों सापेक्षिक गति होना चाहेगी। तो बच्चों इस गति का विरोध करने के लिए ये जो है, ये सीट जो है बच्चों, इस व्यक्ति पर एक बल लगाएगा बच्चों। वो बच्चों हमारा घर्षण बल होगा, जो इस प्रकार से पीछे की ओर होगा, घर्षण बल। और बच्चों चूंकि ये व्यक्ति जो है 500 न्यूटन भार का है, यानी कि इस पर भार इस प्रकार से नीचे की ओर सीट पर लगा रहा है 500 न्यूटन। तो बच्चों इतना ही भार, इतना बल का बच्चों जो प्रतिक्रिया बल है, वो ये सीट जो है इस व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगाएगा इस प्रकार से। ये प्रतिक्रिया बल है, इसका मान भी बच्चों 500 न्यूटन होगा। तो बच्चों ये जो सीट द्वारा लगाया गया, व्यक्ति पर लगाया गया कुल बल होगा, यानी कि संपर्क बल, वो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। इन दोनों का परिणामी बल होगा बच्चों। तो बच्चों डेल्टा T1 समय तक सीट द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया कुल बल कितना होगा बच्चों, ये संपर्क बल के बराबर होगा। संपर्क बल, और संपर्क बल क्या होता है बच्चों, ये अभिलंब बल, और ये अभिलंब बल और घर्षण बल का परिणामी बल होता है बच्चों। तो ये दोनों बल परस्पर 90 डिग्री के कोण पे हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा वर्गमूल इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा बच्चों, अभिलंब बल का वर्ग धन घर्षण बल का वर्ग। तो बच्चों ये अभिलंब बल का मान कितना है, ये है 500 न्यूटन, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 500 का वर्ग, और बच्चों ये हमारा घर्षण बल का वर्ग। और बच्चों अब चलिए देख लेते हैं डेल्टा T2 समय तक क्या होगा बच्चों। डेल्टा T2 समय तक नियत वेग से चलता है, नियत वेग से चलता है स्कूटर। तो बच्चों जब नियत वेग से चलता है, यानी कि उसमें जो त्वरण होगा बच्चों, कोई त्वरण नहीं होगा, त्वरण का मान शून्य होगा। तो ऐसे में बच्चों ये जो स्कूटर है हमारा इस प्रकार से, ये बच्चों हम स्कूटर मान लेते हैं, ये इसका ड्राइवर हो गया जो इसको स्कूटर को पकड़ कर चला रहा है बच्चों, ये पीछे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है इस प्रकार से। तो बच्चों जब इस पर त्वरण शून्य है, यानी कि इस पर कोई भी, स्कूटर पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, तो ऐसे में बच्चों ये दोनों ही बच्चों, ये स्कूटर और ये व्यक्ति सब जो है समान वेग से चल रहे हैं, नियत वेग से। तो बच्चों इन दोनों के बीच में कोई भी सापेक्षिक गति नहीं होना चाहेगी बच्चों, तो यहाँ पर घर्षण बल नहीं लगेगा, घर्षण बल का मान शून्य होगा। तो बच्चों ये जो है व्यक्ति का भार इस प्रकार से होगा नीचे की ओर 500 न्यूटन। बच्चों इस भार की प्रतिक्रिया में सीट जो है इस व्यक्ति पर एक प्रतिक्रिया बल, अभिलंब बल लगाएगा बच्चों 500 न्यूटन। तो इस स्थिति में बच्चों डेल्टा T2 समय में जो क्या होगा, केवल जो सीट द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया बल होगा वो केवल 500 न्यूटन होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, डेल्टा T2 समय के लिए सीट द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया बल, ये बच्चों हमारा संपर्क बल होगा। बच्चों जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये संपर्क बल जो होता है, ये अभिलंब बल और घर्षण बल का परिणामी बल होता है बच्चों। तो घर्षण बल का मान शून्य रहेगा, तो बच्चों केवल ये अभिलंब बल के बराबर होगा, यानी n के बराबर होगा, और इसका मान बच्चों 500 न्यूटन होगा, भार के बराबर होगा। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं डेल्टा T3 समय के लिए बच्चों मंदन होगा बच्चों उसमें, क्योंकि अब जो है वो धीरे धीरे मंदन होते हुए विरामावस्था में पहुंच जाएगा। तो बच्चों मंदन होने का अर्थ है कि गति के विपरीत दिशा में एक त्वरण होगा बच्चों, त्वरण की दिशा गति के विपरीत दिशा में होगी बच्चों। तो ये अगर हमारा स्कूटर मान ले बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों ये स्कूटर का ड्राइवर है और ये व्यक्ति है बच्चों इस प्रकार से बैठा हुआ। तो बच्चों ये इस प्रकार से इधर दिशा में गति कर रहा है। तो बच्चों इस पर जो त्वरण यानी मंदन होगा तो इसके विपरीत दिशा में होगा, यानी इधर की ओर वाह्य बल लग रहा होगा बच्चों, या फिर बच्चों स्कूटर का बल जो है ये इधर की ओर लग रहा होगा, जिससे बच्चों जो इस स्कूटर की सीट
और इस व्यक्ति के सापेक्षिक गति होगी बच्चों, वो ये सीट जो है पीछे की ओर खींचने का प्रयास करेगी। तो बच्चों इस व्यक्ति पर एक घर्षण बल आगे की ओर लगेगा बच्चों। इस व्यक्ति पर सीट द्वारा घर्षण बल इस प्रकार से आगे की ओर लगेगा। और बच्चों भार नीचे की ओर है 500 न्यूटन। तो बच्चों इस भार का प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर इस प्रकार से लगेगा, जो कि 500 न्यूटन होगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये जो है सीट द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया बल, इस अभिलंब बल और घर्षण बल का परिणामी बल, संपर्क बल इस प्रकार से होगा बच्चों। यहाँ पर कुल बल कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल n का वर्ग, n का मान बच्चों 500 है तो 500 का वर्ग धन बच्चों घर्षण बल Fr का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये डेल्टा T3 समय के लिए है। तो बच्चों डेल्टा T3 समय के लिए जो सीट द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया कुल बल है उसका मान बच्चों 500 न्यूटन से अधिक होगा। और बच्चों यहाँ पर अगर हम डेल्टा T1 समय के लिए देख ले बच्चों, तो लगाया गया कुल बल यानी संपर्क बल जो है 500 न्यूटन से अधिक होगा, क्योंकि उसमें घर्षण बल भी बच्चों जुड़ रहा है। और डेल्टा T2 समय के लिए लगाया गया कुल बल केवल 500 न्यूटन ही होगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा डी विकल्प है कि डेल्टा T1 तथा डेल्टा T3 समय के लिए जो कुल बल होगा वो 500 न्यूटन से अधिक होगा, तथा डेल्टा T2 समय के लिए ये बल जो होगा ये 500 न्यूटन के बराबर होगा बच्चों। तो ये हमारा डी विकल्प सही विकल्प है। और बच्चों ये जो ए विकल्प कह रहा है कि हर समय 500 न्यूटन होगा, तो ये भी हमारा गलत है। हर समय 500 न्यूटन से कम होगा, तो ये भी गलत है बच्चों। हर समय 500 न्यूटन से अधिक होगा, ये भी हमारा गलत है। तो ये डी विकल्प जो है बच्चों हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।